बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद। नाजरीन, आज जिन खबरों पर हम बात करेंगे उसमें सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी दिफा, गवर्नर स्टेट बैंक, अटॉर्नी जनरल को और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को 14 अप्रैल को तलब कर लिया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात के मामले पर हुक्म दिया गया था उसकी हुकूमत-ए-दौली क्यों हो रही है, नोटिस में क्या कहा गया है और इस पर क्या सूरत हाल बनने जा रही है। अपने मौजूद मेहमानों से इस पर बात करेंगे। इसके अलावा दूसरा अहम जो नुक्ता है या दूसरी जो अहम खबर है जिस पर हम बात करेंगे वो है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के निकाह का मामला, जो कि इस्लामाबाद की सेशन अदालत में ज़ेर समात है। आज उसमें मुफ्ती सईद निकाह ख्वां हैं, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो अदालती नोटिसेज हैं और उसके बाद की जो पैदा होने वाली सूरत हाल है। इसमें जो डिस्टिंग्विश पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है उसमें शुएब शाहीन साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं, हसन रजा पाशा साहब हैं, आइनी और कानूनी माहिर हैं, और शौकत पराचा साहब हैं, इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी हैं, इंसाइट रखते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर। इन तीनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। शुएब शाहीन साहब, आपके ख्याल में आज जो कुछ हुआ है उससे ऐसा लग रहा है कि दोबारा हम गिलानी साहब का एपिसोड रिपीट होते हुए देख सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर यही परसिस्टेंसी रही और उनका यही तर्ज अमल रहा फेडरल गवर्नमेंट का, और जिस तरह वो कभी रेजोल्यूशन के पीछे छुपते हैं और कभी पार्लियामान में जाकर छुपने की कोशिश करते हैं और कभी किस अंदाज से ये अटैक करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, मिलाइन करने की कोशिश करते हैं, और बज़ाहिर ये लगता है कि वो इसी ड्रामे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये शहबाज शरीफ साहब अपनी बातों से मेरा ख्याल है ये इस वक्त तक जो उन्होंने स्टाइल अपना रखा है वो पीछे हटेंगे। और ये जो 2 दिन पहले जो मुज़ाकरात वाली बात जरदारी साहब ने की थी, मुझे उसमें थोड़ा बहुत कुछ ऐसा नज़र आता है, धुंधला सा, कि प्रोबेबली को इस तरफ वो कोशिश करें या वो आसरा और उम्मीद जो रख के बैठे हुए हैं आपको वो आपको बिल आप, की तरफ है। आपने बहुत अच्छी मुस्बत बात पे दोबारा मुज़ाकरात की बात को छेड़ा है। हसन रजा पाशा साहब के पास अपना सवाल ले जाऊंगा। पाशा साहब, आज जो प्रोसीडिंग्स अदालत ने जो नोटिस जारी किए हैं उसमें बहुत अहम रिमार्क्स हैं, अगर मैं वो आपके सामने रख सकूं कि चैम्बर में पेश होकर वजाहत करें अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। अटारनी जनरल, सेक्रेटरी खजाना पेश हों, वजाहत करें अदालती हुक्म पर अमल क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना करके वफाकी हुकूमत ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। बादियुल नज़र में अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना करने के नताइज तय हैं। हसन रजा पाशा साहब, जो तय नताइज हैं वो तो हमें टिल द राइज ऑफ कोर्ट की तरफ ले जाते हैं, आपको क्या लगता है? देखें, थोड़ा सा एक थिन लाइन बीच में है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने जो इस सारे मामले पे जो तरीकाकार अपनाया है वो अपने आप अपनी स्किन सेव करते हुए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी स्किन सेव की और हुकूमत वक्त ने भी अपनी स्किन सेव की, और उन्होंने मामला पार्लियामान में लेकर गए और पार्लियामान में करारदादें भी कराई। और उसके बाद जो सबसे बढ़ के 2 दिन पहले उन्होंने वो किया, क्या कहते हैं, वो बजट बिल, मिनी बिल पेश फाइनेंस कर बिल दिया जो उसको पेश कायमा किया। कमेटी की तरफ। तो उसमें ये वो आके बताएगी जी कि हमने तो, हमारी विल है कि हम इस पे अमल करें, क्योंकि ये केस जो है वो ये साल इलेक्शन का साल नहीं था, बजट में कोई गुंजाइश नहीं थी, तो हम इसलिए इसको कायमा कमेटी के सपोर्ट हो गए, तो ये लंबा। लेकिन मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें नहीं लग रहा कि कोई टाइम देने की सोच रही है या वो कोई इतना वो रिस्ट्रेंट शो करेगी वो। और खास तौर पे जो अलार्मिंग बात है वो है गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बुलाना। तो सही। वो स्टेट ऑफ एक गवर्नर को ऑर्डर कर सकते हैं कि आप फंड रिलीज करके उसमें जमा करा दें। यही सही। एक चीज है, कंटेम्प्ट की तरफ जाता नजर नहीं आ रहा काम। चलें जरा शौकत पराजा साहब को ऐड करते हैं, उनके पास क्या इनपुट है। आप दोनों ने तो अपनी आईनी और कानूनी ओपिनियंस दी। पराजा साहब, व्हाट इज इनसाइट विद यू? इनसाइट तो खैर अब सबके सामने है और नहीं, जो रिमार्क्स अदालत ने दे दिए, बिल्कुल। क्योंकि हम तो पॉइंट ऑफ लॉ पे बात नहीं कर सकते, हम तो जो एक एटमॉस्फेयर है उस पर पर बात कर करेंगे। सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो कंटेम्प्ट जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, सीधा सीधा कि टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट। देखें जो बात यहाँ पर लिखी है, अगर ना, मैं इसको पढ़ता हूँ तो मेरे सामने वो गिलानी साहब वाला मंजर आ जाता टिल है। राइजिंग ऑफ द कोर्ट 3 सेकंड और उसके बाद 5 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन। उस वक्त गवर्नमेंट ने या उस वक्त की
की पार्लियामेंट ने ये बैरियर नहीं लगाए थे, ये ब्लॉक्स नहीं लगाए थे। नहीं, शोएब शाहीन साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि रेजोल्यूशन के पीछे छुपना है या बिल्स के पीछे छुपना है, बट एक हथियार तो है, बचत हो पाए, एक ढाल तो है। मेरा नहीं ख्याल, जैसे पाशा साहब कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट की तरफ नहीं जाएंगे, अभी तो बहुत स्टेजेस हैं। मसलन सिक्योरिटी वाला तो 17 तारीख तक मांगा हुआ है, सही, अगर उधर से भी वो ज़्यादा अहम इशू है। सही, सेक्रेटरी फाइनेंस है नहीं मुल्क में, पता नहीं अब वो 14 तक वापस आते हैं या नहीं आते। वो मेरा ख्याल है नहीं थे, तो उनकी जगह एडिशनल सेक्रेटरी पेश हुए। अभी तो सेक्रेटरी को बाकायदा डिजिग्नेट करके किया गया। और फिर प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हमारे सिस्टम में इज नॉट द मिनिस्टर, वो सेक्रेटरी हैं। और सेक्रेटरी जो है वो सैंक्शन करेंगे चार्ज जो एक्सपेंडिचर है, वो तो हमेशा पार्लियामेंट अप्रूव करती है। अब एतराज़ मैं कर सकता हूँ, फ़र्ज़ किया एज अ जर्नलिस्ट, कि सुप्रीम कोर्ट कब आके मनी अप्रूवल की अथॉरिटी बन गई। यानी वो दुरुस्त है, 190 आर्टिकल में वो हुक्म दे सकते हैं। हुक्म तो फिर 220 में इलेक्शन कमीशन भी दे सकता है। इलेक्शन कमीशन भी कह सकता है कि आप, ये आइन के सारे आर्टिकल। दो अहम नुक्ते हैं, शोएब शाहीन साहब से जरा इस पे ओपिनियन लें। शोएब साहब, पराचा साहब को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना उन्हें हुक्म तो दे सकती है, लेकिन खुद कोई अमल दरामद नहीं कर सकती। ऐसे इलेक्शन कमीशन का भी आप एग्री करते हैं इससे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इससे कंसर्न नहीं है कि आपने मनी बिल के जरिए, आपने फाइनेंस बिल के जरिए ये पैसे हमें देने हैं, आपने कोई और जरिया कार के जरिए कोई अप्रोप्रिएट करना है, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ लेके आपने कन्वर्ट करने हैं। आइन का तकाजा है, आर्टिकल 220 कहता है फॉर द पर्पज ऑफ फेयर एंड फ्री इलेक्शंस फैसिलिटेट करेंगे। तमाम इदारे, फंड्स चाहिए, नफरी चाहिए, कुछ चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, उसके मुताबिक चलना होता है मुल्क में। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ये कहता है कि अगर 90 डेज के इलेक्शन का कहा गया है तो 90 डेज का मतलब 90 डेज है, और वो 90 डेज में अगर वो नहीं होगा तो उसके बाद उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है कि वो क्या करेंगे। ऑप्शन सिर्फ एक ही है कि वो फंड्स उनके पास हर वक्त। शोएब साहब, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हुई है। जब तक हसन रजा पाशा साहब की तरफ जाता हूं, जब तक के शोएब साहब दोबारा में ज्वाइन करें। मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, पराचा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। ये जो 20-21 अरब रुपए हैं, बड़ी अच्छी ऑफर खुद अदालत ने की थी कि हम अपनी तनख्वाहों से काट लें। अगर मुल्क के पास पैसे नहीं हैं, मेरे लिए तो हैरान कुन बात थी कि क्या जजेस अपनी तनख्वाह से 20 अरब भी दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो खुद उनकी पेशकश है। हसन रजा पाशा साहब ज्यादा वजाहत कर सकते हैं। पाशा साहब, पराचा साहब ने जैसे कहते हैं बहुत बड़ा बॉल आपकी तरफ फेंका है, ऐसे मेरिट पर खेलिएगा। देखिए, वो एक बड़ी मासूमाना ऑफर थी जनाब चीफ जस्टिस साहब की, और उन्होंने अपनी ये एक इस तरह थी कि हम अपनी तनख्वाहें सिर्फ अपनी नहीं, बाकी सारे जुडिशल अमले की बशमूल बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट्स उनके भी काट के वो दे सकते हैं। लेकिन आप देखिए, इस आज के ऑर्डर में जो सबसे अहम बात है वो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बुलाना है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह मेरे भाई शोएब शाहीन साहब फरमा रहे थे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना जरूरी थे, बिल्कुल उसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि 90 दिन के अंदर होने जरूरी थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब 30 अप्रैल की डेट दी तो एक विंडो ओपन कर दी उन्होंने खुद ही कि 90 दिन से आगे भी हम जा सकते हैं। और ड्यूरिंग प्रोसीडिंग जब उन्होंने कहा था कि आप एमिकेबली कोई सेटलमेंट करके पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएं तो हो सकता है कि हम काट दें, तो उसमें भी एक और दरवाजा भी खोल दिया था। लेकिन वो अलग बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज इस पे ना आई और फिर लामहला तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दे दिया। ठीक है हसन रजा पाशा साहब, 1 मिनट। शोएब शाहीन साहब ने दोबारा में ज्वाइन कर लिया। शोएब साहब, जो बात पाशा साहब 90 डेज के हवाले से कर रहे थे कि कोर्ट ने खुद एक विंडो ओपन कर दी कि 90 डेज क्रॉस हो चुके हैं, लेकिन मेरे पास ऐसी कई, मतलब मैं कह सकता हूं कि सवाल की सूरत में आपसे पूछ रहा हूं कि अगर फुल कोर्ट बन जाता तो 90 दिन का जो इलेक्शन का मामला है, जो 9 मेंबर्स बेंच का जो जजमेंट था या 7 का जो जजमेंट था, किसी एक जज ने भी ये नहीं कहा कि आप 90 दिन से आगे जा सकते हैं। तो अगर फुल कोर्ट बन जाती, आपके नहीं ख्याल में कि गवर्नमेंट ज्यादा प्रेशराइज होती? शायद साहब, इसमें तो कोई हर्ज नहीं कि अगर फुल कोर्ट भी बन जाती तो उसमें ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस होता, ज्यादा असर होता। लेकिन ये ऐसा एस्पेक्ट नहीं था कि जिसके अंदर हर हाल में फुल कोर्ट बनना जरूरी हो। क्योंकि बात ये थी कि बड़ा सिंपल, अब ये जो सेकंड केस आया इसमें तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन फार्मुलेट किए थे कोर्ट ने। नंबर 1 ये कि क्या 90 डेज में इलेक्शन होने
वो सब ने एडमिट किया, बल्कि इवन जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दी है पिछले वाले केस में तरमिंदल्ला साहब ने, उन्होंने भी कहा है 90 डेज में हर हाल में इलेक्शन होने। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स थे सर। नहीं, दूसरा क्वेश्चन ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये अख्तियार है डेट चेंज करने का, उसमें भी तय हो गया कि उसको नहीं था, ना आइन में ना कानून में, इसलिए आप उन्होंने लेटर लिखा है कि आप हमें डेट चेंज करने की इजाजत दी जाए, सेक्शन 57, 58 को चेंज किया जाए। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन ये था कि ये जो रीजंस दे रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है या हमारे पास सिक्योरिटी हम नहीं दे सकते, और सेक्रेटरी खजाना को और सेक्रेटरी दिफा को जब बुलाया तो उन्होंने कुछ 4 सवाल किए, मेरा ख्याल है दोनों सेक्रेटरीज कोई जवाब ही नहीं दे सके। तो ये बड़ा सिंपल केस था, और दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ जस्टिस के वो लार्जर बेंच बनाते हैं, फुल कोर्ट बनाते हैं। फिर इस दौरान जब ये डेवलपमेंट सारी हो गई तो अब वो फुल कोर्ट मीटिंग की तरफ अलबत्ता वो जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है उनको करना चाहिए। कल और परसों काजी फाइसर साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है, और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी उनके साथ। आपको लग रहा है फुल कोर्ट मीटिंग के बाद इस मसले का हल निकल आएगा? देखिए, क्योंकि अब हुक्म तो हो चुका है अदालत में, सेटल डाउन हो गया ना। जजेस की तकसीम, जजेस के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज ए सेपरेट इशू। ये जो एग्जीक्यूटिव का और सुप्रीम कोर्ट का मामला है वो तो सिंपल बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दी है, उसको एग्जीक्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने। एक छोटा सा ब्रेक मैंने लेना है, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और बातचीत को जारी रखते हैं अपने तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद नाजरीन, अगर शोएब शाहीन साहब ने जो बातचीत की उसको सामने रखते हैं तो पराचा साहब से एक बात पूछना चाहूँगा। पराचा साहब, आपको क्या लगता है कि इस वक्त ये जितना भी मामला है, ये कंट्रोवर्सी आपको ईद से पहले, ईद के बाद ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है या बढ़ती हुई नज़र आ रही है? नहीं, तनाज़ा तो जारी रहेगा ना। तनाज़ा कैसे ख़त्म हो सकता है? यानी फ़र्ज़ किया अगर ये गवर्नमेंट को डी-सीट कर देते हैं, यानी जो आप एक एक्सट्रीम जो आप शुरू में, बल्कि जिस ताक में आप बैठे हैं। नहीं, मैं नहीं बैठा सर, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। तो मुझे जो रिमार्क्स हैं उनसे ऐसा लग रहा है। पराचा साहब, कश्मीर वाले एस्पेक्ट को, कल वाले को सर, शोएब साहब, आपने जब कश्मीर के एस्पेक्ट की बात की है, पराचा साहब अपनी बात पूरी कर लें, मैं आपसे फिर इस पे लेता हूं आर्गुमेंट। देखिए, मैं इवन अगर वो भी ध्यान में रखें, मैं तो कह रहा हूं उस पॉसिबिलिटी को कि अगर डी-सीट कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के डी-सीट होने से क्या पार्लियामेंट चली जाएगी? अच्छा, मेरे पास ये खबर है पीएमएल ने सेट किया हुआ है कि होने दें, वो अपनी जगह पे है, फिर भी तो प्राइम मिनिस्टर उनका आएगा, इत्तेहादियों का ही आएगा, इत्तेहादियों का आएगा, और फिर नई हुकूमत बनेगी, और नई हुकूमत बनेगी। कब तक ये मामला आगे चलता है? फिर नई वफाकी काबीना। अच्छा, केयर टेकर बनेगा ना। राजा रियाज साहब और मियां शहबाज शरीफ मिलकर, लीडर ऑफ द अपोजिशन, दोनों ने फैसला करना है। अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं, फर्ज किया अगर नया बनना है प्राइम मिनिस्टर विद इन दी एलाइज, तो यानी आप जो कह रहे हैं कि बिल्कुल स्मूथ सेलिंग, क्राइसिस बढ़ेगा पाकिस्तान में कम नहीं होगा। और एक बात और भी याद रखनी तो चाहिए, मुज़ाकरात वाली एक बात और भी, मुज़ाकरात तो खुद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहे थे। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फरमाया था कि 8 अक्टूबर की बजाय 8 सितंबर को क्यों नहीं, 8 अगस्त को क्यों नहीं। तो मैं अगर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की एग्जाम्पल ज़हन में रखूँ तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स भी मेरे ज़हन में रहते हैं। हम तो चाह रहे हैं, बार बार हम कहते हैं कि ये मुल्क इतना क्राइसिस में है कि लड़ाई ना हो, तसादुम ना हो। लेकिन इस बात को स्टेक होल्डर्स नहीं समझ पा रहे पराचा साहब। तो स्टेक होल्डर्स अगर समझ गए होते तो हम ये गुफ्तगू भी ना कर रहे होते। जरा शाहीन साहब देखिए, बार बार खुद इमरान खान ने भी कहा है कि मैं हर एक से बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वजीर आजम से मिलने को तैयार नहीं। अब जो एक फेज नया आया हुआ है ना, जिसमें थोड़ी बहुत मतलब है, ठीक है, हर दोस्त। आपको लग रहा है किसी इफ्तारी पे दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, वजीर आजम और इमरान खान? ना हूं इफ्तारी पे, लेकिन सारी पार्टियों के बैक चैनल कॉन्टेक्ट्स तो है ना, तो यू नेवर नो कि किसी दिन जो है वो ये पीटीआई को भी मालूम है कि ये 14 मई को इलेक्शन नहीं होने, ये सबको मालूम है। शोएब शाहीन साहब, आपने जो कश्मीर का रेफरेंस दिया, लेकिन मुझे भी ये थोड़ा सा एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म आपसे सवाल कर रहा हूं कि एक दिन में इतनी एक्सट्रीम डिसीजन, अदालतों के जो जुडिशियल एक्टिविज्म के मामलात फिर डिबेट होते हैं, वो फिर उन पे सवालात नहीं लगते? देखें शाहिद साहब, सवालात जरूर उठा करते हैं। कश्मीर में मामलात कुछ और हैं। यहाँ आज जो पाकिस्तान है, यहाँ इस वक्त ताकतवर तबके और हल्के और इंस्टीट्यूशंस ये पीडीएम की बैक पे खड़े हुए हैं।
इसलिए आज अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगी तो वो अंजाम नहीं होगा जो अंजाम आप कश्मीर में विद इन फ्यू मिनट्स कश्मीर की हाई कोर्ट ने उसको फारिग किया और सेम डे उनकी अपील का राइट भी खत्म करके उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां से फारिग कर दिया। उसके पीछे आप बाकी कंसिडरेशन आप समझ सकते हैं। शोएब साहब, लेकिन आपने जो बात की कि आज हुकूमत के पीछे ताकतवर इदारे या हल्के चलें, खुल के कहते हैं, आपने कहा एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है। 2018 में जब इमरान खान साहब वजीर आजम बने, यही एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ भी खड़ी थी। अगर उनका कोई पॉलिटिकल रोल वो प्ले करने को इस वक्त तैयार नहीं है, तो क्या बार बार हमें उसे मौजूए बहस बना के उन्हें वापस सिस्टम में लाने की दावत देनी चाहिए? शाहिद साहब, आप भी जानते हैं, ये पराचा साहब भी जानते हैं, ये पाशा साहब भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं कि वो कितना उनका रोल है और कितना नहीं है। और आज वो वाकई ये पॉलिटिकल हो गए हैं। ये तो बाजवा साहब ने आकर के और DGISI ने आकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और स्पीच की थी कि अब हम फरवरी 2021 के बाद ये पॉलिटिकल हो गए। बाजवा साहब के आखिरी महीने तक की जो कारकर्दगी और जो थ्रू मीडिया हमारे तक रिपोर्ट्स पहुंची हैं वो सब आपके सामने है। अगर वो फरवरी 2021 से पॉलिटिकल हो गए थे तो मोना सिलाई का बयान भी हमारे सामने है। अच्छा, मोना सिलाई के बयान का पराचा साहब हवाला दे रहे थे, लेकिन एक छोटा सा उनका हवाला देने लगा था कि परवेज हसन रजा पाशा साहब हमारे पास हैं, जरा पाशा साहब को इसमें ऐड करते हैं। पाशा साहब, शोएब साहब ने जो मंजरकशी की है उसमें लगता है ऐसे कि जैसे एस्टैब्लिशमेंट ही सब कुछ कर रही है, तो फिर खान साहब क्यों प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के थ्रू राब्ते कर रहे थे कि एक बार नए आर्मी चीफ से मुलाकात हो जाए? ये भी तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। ये आपने मुझसे पूछा है? जी पाशा साहब, आपसे पूछा है। हाँ जी, देखिए, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनका रोल है वो भी कोई इतना एप्रिशिएबल नहीं है। सही। और जो उनका बार बार जमान पर जाना और अपने आप को एक सदर मुमलिकत के बजाय PTI का कारकुन जाहिर करना और बरमला इसका इजहार भी करना, तो ये भी उस ओहदे के मनसब के उसके मुताबिक नहीं है। एक और चीज जो अभी आपका क्वेश्चन नहीं था लेकिन मैं आप सब दोस्तों के सामने रख रहा हूं, जरूर कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ पिटीशन फाइल हो गई। उसको नंबर भी लग गया और कल हेयरिंग के लिए फिक्स हो गई है 11:30 बजे। तो आप और ये देखिए रिंद साहब, जो बेंच बना है दैट इज वेरी अलार्मिंग। वही 8 जजेस हैं जिन पे एतराज हो रहे हैं। अच्छा, 8 के 8 जजेस वही हैं? हाँ जी, और उसमें ना काजी फायज़ साहब है, ना सरदार तारिक मसूद साहब हैं, ना जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं, ना मंसूर शाह साहब हैं, ना अतर मिनल्ला साहब हैं। आप देख लें फिर जरा फिर शोएब साहब को इस पे पाशा साहब ऐड करते हैं, देखते हैं वो क्या ओपिनियन देते हैं। शोएब साहब, जैसे पाशा साहब आपके शोएब साहब तो कहेंगे कि इससे अच्छा बेंच और कोई नहीं बन सकता। और देखें, बिल को चैलेंज किया गया है। शोएब साहब का ओपिनियन लेने में कोई हर्ज नहीं है मेरा ख्याल है पाशा साहब। पाशा साहब, मेरा ख्याल है वकालतनामा उन्होंने मेरा भी ले लिया है, मेरी बिहाफ पे भी वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। चलें, आप अपना ओपिनियन दे दें सर। पहली बात तो ये कि एक इख्तलाफ आता था कि वाई नॉट ए लार्जर बेंच, कि वही 3 जजेस साहबान क्यों बैठते हैं। तो मैं समझता हूं 15 में से अगर 8 जज साहबान बैठ गए तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, नंबर 1। लेकिन PMLN का एक नैरेटिव तो है ना सर, बेंच फिक्सिंग के हवाले से, उसे हमें देखना होगा। देखें, मैं एक बात बताऊं, जो काजी फाइसा साहब और अमीनुद्दीन साहब ने आज से 2 हफ्ते पहले जो एक जजमेंट दी थी जिसमें उनकी राय ये थी कि तमाम 184(3) की प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर दिया जाए अनटिल एंड अनलेस कि हम बैठें और एक रूल्स को अमेंड करें और उसके बाद प्रोसीड हों, जिसको सब्सिक्वेंटली जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दी और 6 ऑनरेबल जजेस ने उस ऑर्डर को सेटिसाइड किया। लेकिन सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन उस मामले पर भी हमने, जिन दिनों में ये फैसला आ रहा था इस मामले का, देखा पहले एक सर्कुलर जारी हुआ और फिर उसके फौरन बाद जिस तरह बेंच फॉर्मेशन हुई, और अगर आज भी उसी तरह जैसे पाशा साहब ने एतराज उठाया, हम इस पे नहीं उठा सकते, वो कानूनदान है, लेकिन इससे फिर वही एक पॉलिटिकल जो दर्जा आ रहा था, जैसे पराचा साहब कह रहे थे, क्राइसिस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बढ़ जाएगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। बात यह है कि अगर मेजॉरिटी जजेस बैठ गए हैं 15 में से 8 जज साहबान,
तो ये तो ऑन दी फेस ऑफ इट लगता है कि ये बहुत अच्छा फैसला है उनका, चीफ जस्टिस साहब का, बेंच ऑनरेबल जजेस का बनाना। और ये एक इशू ऐसा है कि जब आप एक सब्सटेंटिव पावर सुप्रीम कोर्ट की उनको सप्लीमेंट कर रहे हूं या दे रहे हूं या वापस ले रहे हूं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के निकाह का मामला और मुफ्ती सईद का बयान। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूं और अब जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे, इस टॉपिक के लिए हमें 2018 में जाना पड़ेगा। जी हां, 2018 जनवरी 2018 के हवाले से एक कंट्रोवर्सी डेवलप हुई और ये कंट्रोवर्सी कुछ दिनों बाद सामने आई। ये कंट्रोवर्सी थी इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म की तीसरी शादी यानी तीसरे निकाह की। और इस कंट्रोवर्सी को 1 से 1.5 महीने के अंदर हमने देखा कि ये चीज़ें भी सोशल मीडिया पर सामने आई कि एक नहीं बल्कि 2 निकाह हुए हैं। और इस हवाले से मुफ्ती सईद जो निकाह ख्वां थे इमरान खान के और उनकी पार्टी के कोर कमेटी के मेंबर थे, उनसे भी बड़े सवालों जवाब हुए, लेकिन वाज़े तौर पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज इस्लामाबाद की सेशन अदालत में एक मुकदमे की पेशी थी और दरख्वास्त गुजार मोहम्मद हनीफ ने ये दरख्वास्त अदालत में सेशन कोर्ट में जमा करवाई थी और उन्होंने बतौर गवाह पेश किया था मुफ्ती सईद को, जो कि निकाह ख्वां थे इमरान खान के। आज वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत में अपना बयान हल्फी जमा करवाया। उन्होंने बयान हल्फी में जो बातें कहीं, उनका एक वीडियो स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है, वो सुनिए। मैं मोहम्मद सईद खान, मोहम्मद हनीफ खान साहब का बेटा ही बोल रहा हूँ। और फिर दीगर ज़राए से भी और मीडिया से भी मालूम हुआ कि जो मुझसे कहा गया था वो दुरुस्त नहीं था, तो शरई एतबार से ये निकाह फासिद हुआ। तो अल्लाह ताला का खौफ और जवाबदेही का एहसास, मैंने उसके तहत इन दोनों हज़रात को बुलाया और फिर इनका निकाह दोबारा हुआ। और वो तकरीबन याद पड़ता है कि 1 माह के बाद हुआ और उसमें भी जुल्फी बुखारी साहब मोहतरम वो गवाह थे और आन चौधरी साहब उसके गवाह थे। नाजरीन, मुफ्ती सईद का ये वीडियो स्टेटमेंट हमारे सामने है। इसके अलावा जो स्टेटमेंट उन्होंने अदालत में दिया, उसमें सबसे जो अहम बात है वो एक अहम बात यह है कि मुफ्ती सईद को पहले निकाह के मौके पर यह नहीं बताया गया था कि इमरान खान साहब की जो होने वाली ज़ौजा या जिनसे उनका निकाह होने जा रहा है, उनकी तलाक नवंबर में हुई थी और उनकी इद्दत मुकम्मल नहीं हुई। निकाह के बाद जब मुफ्ती सईद के सामने ये मामलात आए तो उन्होंने बताया अदालत को कि उन्होंने रब्ता किया इमरान खान से और उनकी ज़ौजा से और उन्हें बताया कि यह निकाह फासिद हो चुका है, अब उन्हें दूसरा निकाह करना पड़ेगा, और फिर वो हुआ। तो आज मुफ्ती सईद ने अदालत के सामने ये सारी चीज़ें अपने बयान हल्फी की सूरत में जमा करा दी हैं, लेकिन इसमें मामला अभी अदालत में है। जो भी फैसला आना है, एक ओपिनियन है मजहबी लोगों की, हम लेने की कोशिश करेंगे कि वो इस पर क्या राय रखते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं खिजरुल इस्लाम नक्शबंदी साहब और मुफ्ती रागिब नईमी साहब। गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा खिजरुल इस्लाम नक्शबंदी साहब से। खिजरुल साहब, आप हमारे साथ हैं? जी, मैं आपके साथ हूं सर। सर, आपके ख्याल में जब एक निकाह फासिद हो गया तो दूसरे निकाह की शरई सूरत हाल क्या बनती है, और पहला जो निकाह फासिद हुआ उसकी सजा क्या बनती है? देखिए जी, सबसे पहले तो इस बात का अपने जहन में रहना चाहिए कि जब भी तलाक याफ्ता औरत का निकाह, मुतल्लका औरत का निकाह को काजी पढ़ाने लगता है, तो उस वक़्त जब उस पेपर पर निकाह फार्म में हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये दर्ज है कि आया जिसका निकाह पढ़ाया जा रहा है वो औरत जो है मुतल्लका है या कंवारी है। अगर कंवारी की जगह मुतल्लका लिखते हैं तो उस वक़्त निकाह ख्वां पर लाजिम है कि सबसे पहले तो निकाह ख्वां ये कहे कि भाई अगर ये मुतल्लका है तो इनका जो तलाक के पेपर हैं वो लेके आएँ। सही। जब तलाक के पेपर सामने आते हैं तो डेफिनेटली उस पर तलाक की तारीख लिखी होती है और उससे इद्दत का मालूम करना हो जाता है। अब इसमें सबसे पहले तो निकाह ख्वां को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही उन्होंने आया था या उनके इल्म में था कि ये मुतल्लका है, तो उन्होंने बगैर पेपर चेक किए हुए निकाह क्यों पढ़ाया? क्योंकि हमारे सामने हम भी निकाह पढ़ाते हैं, तो जब हमारे सामने कोई मुतल्लका कहता है तो बिना पेपर के हम तलाक के देखे पेपर के निकाह नहीं पढ़ाते। अब जब इद्दत पूरी हो जाए तो लेकिन खिजरुल इस्लाम साहब, यहाँ जो एक नुक्ता आपने उठाया कि निकाह ख्वां की भी जिम्मेदारी है, मुफ्ती सईद साहब ने अपनी जिम्मेदारी बज़ाहिर इस बयान में उन्होंने बताया कि उन्हें बताया गया था कि सारे जो है ना लवाजमात निकाह के लिए मुकम्मल हैं और निकाह हो सकता है। उन्होंने ट्रस्ट किया,
गलती की, इसका फैसला अदालत ने करना है। लेकिन जो 2 निकाह हुए, पहला इद्दत के दौरान और दूसरा उसके बाद, इसकी हमें शरई पोजीशन बताइएगा कि क्या बनती है। जी, जो इद्दत के दौरान निकाह हुआ वो तो निकाह मुनक्किद ही नहीं ना होता। असल बात तो सही, इद्दत के दौरान निकाह हुआ, उसके लिए तो उलमा ने लिखा है कि अगर वो दौरान इद्दत निकाह अनजाने में पढ़ाया गया तो वो गुनाहगार हुए, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले। सही, और अगर जायज समझ के किसी ने पढ़ाया है कि नहीं जो हम कर रहे हैं ये जायज है, तो वो तो बंदा दायरा इस्लाम से भी खारिज हो जाता है सही। अगर जायज समझता है। तो ये तो बड़ा सख्त किस्म का मसला। दौरान इद्दत जो है वो जिन बातों की ममानियत है उनमें सबसे बड़ी बात ही यही है कि निकाह नहीं कर सकती, उसको निकाह का पैगाम भी इन दिनों में भिजवाना जायज नहीं। आपके ख्याल में अब जो सूरत हाल है उसमें ये मामला अदालत में जो भी फैसला होता है, मजहबी तौर पे अब वो जो पहले निकाह से दूसरे निकाह के दौरानिये का ताल्लुक है, उसको कैसे देखते हैं? पहले निकाह से दूसरा निकाह देखें जी, पहला तो अगर इद्दत के दौरान हुआ था तो फिर तो वो निकाह मुनक्किद ही नहीं हुआ। झूठ बोलने वालों को झूठ की सजा मिलनी चाहिए, सही, गलती करने वालों को गलती की सजा मिलनी चाहिए, इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों को इस्लाम की सजा मिलनी चाहिए, या इस्लामी तालीमात को जो है वो हल्का जानने वालों को इसकी सजा मिलनी चाहिए। उस पर हमारे यहाँ कानून बने हुए, केस अदालत में, अदालत इसको खुद डील करेगी और अदालत का काम है कि इन लोगों को करार वाकई सजा दें जिन्होंने इस्लाम का मजाक बनाया। ये बात हमारे यहाँ छोटे छोटे आम बच्चों को भी शायद मालूम होगी कि इद्दत के दौरान जो है निकाह जायज नहीं। तो जो लोग इद्दत के दौरान निकाह को जायज समझ रहे हैं कि इन्होंने आके मुल्क की बागडोर संभालनी है। अच्छा, एक नक्शबंदी साहब, एक नुक्ता और इसमें बहुत अहमियत का हामिल है, जो आज मुफ्ती साहब का स्टेटमेंट था, मुफ्ती सईद का। आपके साथ बात करते हुए रागिब नईमी साहब को शरीक गुफ्तगू करूंगा। रागिब साहब, जो गुफ्तगू खिजरुल इस्लाम साहब ने की, उन्होंने तो कहा कि अगर उन्हें पता था कि ये नहीं हुआ, इद्दत का वक्त मुकम्मल और इसे जायज़ समझ के निकाह करवाया गया, तो करने और करवाने वाले लोग दायरा इस्लाम से खारिज होंगे। आप इससे इत्तफाक करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एंड रिजल्ट के बारे में पूछा है, जो बिल्कुल इख्तितामी बात की मुफ्ती खिजरुल इस्लाम साहब नक्शबंदी ने। देखिए, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है और आला हजरत फतावा रज़वी ने इस बात को लिखा है इसी आयत के ज़िमन के अंदर बयान करते हुए कि अगर दौरान इद्दत निकाह किया जाए तो ऐसा निकाह हराम होता है, और जो इसको हलाल करके करे तो वो दायरे इस्लाम से खारिज होता है, वो काफिर होता है। यानी ये असल में ना कुरान करीम की आयत मुबारका का बिल्कुल उलट काम किया जा रहा है। कुरान करीम की आयत मुबारका का जो मिस्ताक है सूरह बकरा की 235 नंबर आयत है, जिसमें ये बात कही गई है कि जब तक इद्दत खत्म ना हो जाए उस वक्त तक निकाह का फेल, निकाह का अमल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे इद्दत के इख्तिताम से पहले ही निकाह का अमल हो रहा है, और जो उसको जायज समझ के कह रहा है, जायज समझ के कर रहा है, वो यकीनी तौर पे कुरान करीम की आयत की मुखालफत कर रहा है, इसके हुक्म को नहीं मान रहा। और जो कुरान करीम की आयत तो अब मामला अदालत में है, मजहबी नुक्ता निगाह से आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अदालत पता नहीं किस कानून के तहत क्या फैसला करती है, लेकिन वो तो कोई वकील इसके बारे में इजहार कर सकेगा। शरई तौर पे हम ये समझते हैं कि ये एक गैर शरई काम किया गया है, एक नाजायज काम किया गया है, और ये होना नहीं चाहिए था। और आप नहीं समझते कि जब इस मामले का एक मजहबी नुक्ता निगाह है तो ये मुकदमा बजाय सेशन अदालत के शरीयत कोर्ट में जाना चाहिए? देखिए, शरीयत कोर्ट में मुकदमे को ले जाने का तरीक़ेकार वो जरा बचीदा जरा और तरह का है। सही। इसलिए ना हमें इसको बहुत कैटेगोरिकली देखना है कि किस तरीके से इस मामले को आगे लेकर चला जाएगा। ठीक है नक्शबंदी साहब, आपके ख्याल में कैसे देखते हैं आप कि एक शख्स ये कहे कि 1 जनवरी 2018 को उनका ये निकाह होना ज़रूरी है उनके वज़ीर आज़म बनने के लिए? एक शख्स जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ कर आए और इस किस्म की तौहम परस्ती हो, तो फिर हम एक आम आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? आज ये है ना किबला, मैं अर्ज करूं कि ये लोग रियासत मदीना बनाने के कायल हैं और ये लोग रियासत मदीना की आवाज़ लगा रहे हैं। जिन लोगों को इतनी बुनियादी सी बात का भी पता ना हो वो रियासत मदीना बनाएंगे, क्योंकि ये टच देने वाले ना, इस्लामी टच तो फिर ऐसा ही होता है ना, जिन्होंने देना ही इस्लामी टच है तो ये इसको भी उन्होंने टच के तौर पे ले लिया होगा कि चलो ये भी एक इस्लामी टच ही कहलाएगा। तवाहुम परस्ती अलग है। और फिर मैं एक दूसरी बात करना चाहता हूं कि मुझे बताएं कि क्या इस वक्त साबिका वजीर आजम साहब अपने अंदर ये हिम्मत और जुर्रत रखते हैं कि इस सरीहन
जो है वो इस्लाम की मुखालफत पर वो सरेआम माफ़ी मांगें, अल्लाह की हुजूर गिड़गिड़ा कर तौबा करें और कौम के सामने भी ये कहें कि ये जो इस्लाम की खिलाफ मुझसे काम हुआ है मैं इसकी माफ़ी मांगता हूँ। क्या इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत इनके अंदर है? ये सवाल नहीं पैदा होता कि कभी आपके सामने या कौम के सामने आके कहें कि हमसे गलती हुई है। जो अपने निकाह के मामले को झूठ बनाकर और छुपाते हैं, मुझे बताएं कि क्या इन्होंने कौम के असासे बेचने में कौम से सच बोला होगा? क्या इन्होंने कौम की जायदादें बेचने में, मुल्क को बेचने में इन्होंने कौम से सच बोला होगा? चलें, रागिब नईमी साहब से इस बात पे कमेंट लेने की कोशिश करता हूं। लोगों के नजदीक अपना निकाह जो है उसके मामले में सच नहीं बोलते, ये बाकी मामलात में कहां सच चलें, बोलते होंगे? रागिब नईमी साहब, आप नक्शबंदी साहब के इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं कि जब निकाह के मामले में इतनी गलत बयानी है तो फिर जो दीगर पॉलिटिकल मैटर्स हैं, आप चूंकि दोनों मजहबी स्कॉलर हैं इसलिए आपसे वो नहीं पूछ सकता, लेकिन दीगर मामलात में भी तो फिर शुकूक व शुबात बढ़ते हैं। आप सियासी जमात से भी है, मैं मजहबी सियासी जमात से भी हूँ, सियासत की बात आप लेकिन इस वक्त मैं मजहब की बात कर रहा हूँ नक्शबंदी साहब, इसलिए जरा रागिब साहब को रिस्पॉन्स करने दें। जी देखिए, हम तो बिल्कुल इस बात के बारे में बहुत क्लियरली के साथ बयान कर रहे हैं कि सबसे पहले इंसान के लिए ना अपनी जाती जिंदगी को मजहब के मुताबिक बनाने का हुक्म आता है। कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा का हुक्म यही बयान करता है कि अपने आप को और अपने घर वालों को करना जहन्नम की आग से बचाया जाए। जब एक आदमी अपनी जिंदगी के जो बुनियादी मामलात हैं, जिसका ताल्लुक निकाह और तलाक के साथ है, जिसका ताल्लुक रहन सहन के साथ है, जिसका ताल्लुक घर आबाद करने के साथ है, उसमें इतनी ज्यादा राजेश साहब, एक शॉर्ट सा सवाल आपके साथ करूंगा। इस मसले का जो भी शरई तौर पे हल है वो अदालत में आप कहते हैं कि नहीं हो सकता, तो उसका तरीकाकार क्या हो सकता है? शॉर्ट एंड प्रिसाइज बताइएगा, फिर यही सवाल मैं नक्शबंदी साहब से करूंगा। हम ना मावराए अदालत तो मैं नहीं समझता कि हमें कोई बात करने की जरूरत है। हाँ, जहाँ तक इस निकाह के शरी होने का और उसकी दीगर कफावतों का जिक्र है, एक आलिम होने के नाते से हमें तो उसको बहुत क्लियरिटी के साथ बयान कर दिया कि ये चीज गलत हुई है। अब रह गया इसके ऊपर अवाकिब या सजा और जजा का मामला, तो जाहिर बात है वो अदालत में ही देना है। ताज़ीरन सजा अदालत देगी और उसमें जो भी वो मुनासिब समझती है मामले की नज़ाकत को देखते हुए वो सजा देने की आलियत रखती है। ठीक है, आप इससे एग्री करते हैं नक्शबंदी साहब? मैं तो ये बात कहूंगा, रागिब साहब ने मेरे ख्याल में ये नहीं कहा कि ये अदालत अहल नहीं है इस बात की। हाँ, ये जरूर है कि शरई मामला जाने शरई अदालतों में चाहिए सही, और शरई अदालतों में उनका बेहतरीन फैसला हो सकता है। लेकिन बात यह है कि उसूली बात तो यह है कि जो चीज अदालत में जेर बहस होती है, किबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने इस पर एक बड़ा कालम लिखा और प्रोग्राम भी किया था कि वैसे उसूल ये है कि जो चीज अदालतों में जेर बहस हो उन पर तो हमारे यहाँ टॉक शोज में गुफ्तगू भी उसूलन तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाजिमी बात आप उसके अगेंस्ट जाएंगे या उसके हक में जाएंगे। चलें, आपके ख्याल में शरई फोरम पे इस मामले को समेटने की जरूरत है? नाजरीन, मुफ्ती नक्शबंदी साहब हमारे साथ थे, खिजरुल इस्लाम नक्शबंदी, और मुफ्ती रागिब नईमी, उन्होंने मजहबी तौर पे अपनी राय दी। प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक खबर आपके सामने छोड़कर जाना चाहता हूं। खबर यह है कि मुल्क में वकला की एक नई तहरीक के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी हैं और इस सिलसिले में सरदार लतीफ़ खोसा ने बड़ा अहम किरदार अदा करने की कोशिश की है। ताहम अभी तक वो सिंध और बलूचिस्तान में मौजूद जो वकला लीडरशिप है, जिसमें अली अहमद कुर्द, मुनीर ए मलिक और रशीद रिजवी जैसे बड़े नाम जो माजी में रहे हैं वकला मूवमेंट के, ऐसे ही लोगों से राब्ते किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिले। अगले प्रोग्राम तक मुझे शायद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।